हमने चर्चा की थी सिलेबरी ग्लैंड की। तो सिलेबरी ग्लैंड जो है इट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और ये जो है जो पहला फर्स्ट जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे मुंह में ही निकलता है। सिक्रीशन जो है उसका हमारे मुंह में होता है, माउथ। तो माउथ का मतलब हो गया it is composed of or it is formed by lip, teeth, tongue, cheek, palate, upper palate, lower। तो इसमें जो है ये मुंह में जो पहला जूस होता है उसको हम लोग सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं, और ये लार जो है वो निकलता है सिलेबरी ग्लैंड से। और सिलेबरी ग्लैंड जो है वो 3 प्रकार का होता है, ये 3 जोड़ी होती है। एक तो को कहते हैं पेरोटिड ग्लैंड, दूसरे को कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरे को कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये सब अपने अपने नाम के अनुसार जो है ये स्थित होते हैं, इनका लोकेशन है। एक कान के नीचे जो है ये स्थित होते हैं पेरोटिड, और लोअर जॉ के पास ये स्थित होते हैं, और एक जीभ के नीचे स्थित होते हैं सब मैंडिबुलर बोन। आप देख ही रहे हैं जो जबड़े का फॉर्मेशन करता है, मैंडिबुल जिसको कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे बोन जो हैं, हमारे चेहरे के बोन होते हैं, अपर को मैक्सिला कहते हैं, नीचे को लोअर जॉ कहते हैं, अपर जॉ लोअर जॉ मैक्सिला कहते हैं, और इसको लोअर जॉ कहते हैं। ये लोअर जॉ बना रहता है मैंडिबुल से, और ये मैंडिबुल जो है ऊपर जाकर ये कोंडाइल से मिला रहता है, और ये मूव करता है, और अपर जॉ जो है वो स्टैटिक होता है, और ऊपर और नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। ये आइडियल है, इसकी संख्या जो है किसी में 32 होती है, नहीं तो ये जनरली कुछ कम होती है। और ये जो है 16 दांत ऊपर, 16 दांत, और इसको अगर 2 भाग में आप बांट देते हैं तो वो नीचे जो है 8 नीचे, 8 ऊपर, 8 बाएं, 8 दाएं, तो इस तरह से 16 दांत जो है माउथ कैविटी में 32 दांत हो जाते हैं। और ये दांत जो होते हैं वो नीचे उसका वो जो है ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है वो एनामिल की होती है, और वो डेंटिन की बनी हुई होती है। नीचे के स्ट्रक्चर को रूट कहते हैं, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्राउन कहते हैं। ये दांत है, इसमें मोलर होता है, प्री मोलर होता है, केनाइन होता है, इंसाइजर होता है। ठीक इसी तरीके से ऊपर भी वही अरेंजमेंट होती है, बाएं दाएं भी वही अरेंजमेंट होता है। फिर उसके बाद दोनों साइड चिक होते हैं, इसके अपने मसल्स होते हैं, और फिर उसके बाद एक अपर पैलेट होता है जिसको तालू कहते हैं, और वो जो है एक जीव जो है वो एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर लगी रहती है। उस स्ट्रक्चर के नीचे जो सिलेबरी ग्लैंड होता है उसको हम सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब क्या हो गया, ये टंग को कहा जाता है, और इसके नीचे जो है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और जबड़े के नीचे जो होता है मैंडिबुल, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर। और कान के पास जो होता है मूल में, बेस ऑफ द ईयर में जो होता है उसको पेरोटिड कहते हैं। तो हम लोग जो है आगे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे कि मैंडिबुल ये हुआ, मैक्सिला हुआ, ओमर हुआ, नेजल बोन हुआ, ठीक है ना।
तो पेरोटिड कैलोरी में जो है वो हुआ। इस तरीके से जो है जाइगोमेटिकस हुआ। जो चेहरे का बोन होता है, चेहरे का जो बोन होता है, तो ये जैसे मान लीजिए आपको जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको, इथमॉइड कहते हैं, स्फेनॉइड कहते हैं। जैसे स्कल में बोन आता नहीं है, तो जिसको पहले को जो है सबसे पहले वाले को फ्रंटल कहते हैं, पीछे वाले को ऑसिपिटल कहते हैं, साइड वाले को ऊपर की ओर पेरिएटल कहते हैं, कान के पास वाले को टेम्पोरल कहते हैं। 4 हो गया। और उसके बाद जो है वो 2 होता है, इथमॉइड होता है पारा, और उसका स्फेनॉइड होता है ना। ये हो गया। इंफीरियर टर्बिनेट होता है, नेजल बोन होता है। जाइगोमेटिकस 2 होता है, तो 6 तो ऐसे ही हो गया। 2 मैंडिबुल होता है। और उसके बाद आपको इसके अलावे जो है 4 बोन होते हैं। कुल मिला के 12 हड्डियां जो हैं वो चेहरे में होती हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि सिलेबरी ग्लैंड जो है वो आपको 3 जोड़े होते हैं, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो ये तो क्लियर कट हो गया। अब जो है हम लोग जो है इसको जो है पढ़ते हैं कि ये जो 3 जोड़ी जो होती हैं ये लार बनाती है। और ये लार जो बनाती हैं ये प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनाती हैं, ये तीनों मिलकर करके। ठीक है ना। लार जो है अल्कलाइन मीडियम होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। 2 तरह का नेचर होता है, एक एसिडिक होता है, एक अल्कलाइन। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। तो अम्लीय जो है वो मिलने पर उसको एसिडिक मीडियम हो जाता है, और अल्कलाइन से मिलने पर अल्कलाइन मीडियम हो जाता है। तो जो फूड हम खाते हैं और उसको फिर हम अपने दांतों के द्वारा जो है उसको मेस्टिकेट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं और फिर उसको चबाते हैं, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है एकदम उस छोटे छोटे टुकड़े में। तो उसके बाद जो है उसको हम लार से मिक्स कर देते हैं, और लार से मिक्स कर देने पर पूरा फूड जो है वो चला आता है अल्कलाइन मीडियम। और अल्कलाइन मीडियम में जब चला आता है तब उसके ऊपर एक एंजाइम निकलता है मुंह में, जिसको टाइलिन कहते हैं। और टाइलिन तब एक्ट करता है। अगर लार निकलना बंद हो जाए, यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाए, या पिट्यूटरी सिलेबरी ग्लैंड जो है काम न करे, यानी पेरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल नहीं काम करे, या कम काम करे, या परसेंटेज ऑफ लार 1 से 1.5 लीटर न निकले, तो ये भोजन जो है पूर्ण रूपेण जो है ये अल्कलाइन मीडियम में नहीं आएगा। अल्कलाइन मीडियम में नहीं आएगा तो इस पर टाइलिन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो भोजन जो मुंह में जितना परसेंटेज इसका जो है डाइजेशन होता है वो डाइजेशन नहीं होता है। रोटी को चबा के आप देखिए, आपको मीठा लगेगा, तो वो शुगर का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वो नहीं आपको पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो ना टेस्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट का पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए इसको कंप्लीट जो है वो लार से मिलना जरूरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और ये जो है आपको कान का बनावट में ये एक्चुअली इसका लोकेशन होता क्या है कि ये ठीक कान के, एक कान का तो बनावट है जिसको आप जानते हैं एक्सटर्नल ईयर होता है। उसके बाद एक नली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस कहते हैं। और एकॉस्टिक जो मेटस होता है उसके बाद जो होता है वो मिडिल ईयर शुरू होता है। अब मिडिल ईयर जहाँ एंड होता है वहाँ से इंटरनल ईयर शुरू होता है। तो ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस जो है उसके ठीक नीचे जहाँ पर खत्म होता है उससे के नीचे से चेहरे में दोनों तरफ पेरोटिड ग्लैंड होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, पेरोटिड ग्लैंड होते हैं। और ये जो ऊपर जो है मतलब दांत का जो सबसे लास्ट हिस्सा जिसको
मोलर कहते हैं, तो अपर मोलर टूथ के स्तर पे जो है मुंह में पेरोटिड डक्ट आके खुलती है, वहीं पर डक्ट खुलती है। पेरोटिड ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो दो तरह का ग्लैंड होता है, एक इंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालता है, जो कि आप लोग कई बार पढ़े हैं। पेरोटिड होता है, पिनियल होता है, थायराइड, पाराथायरॉइड होता है, थाइमस होता है, एड्रिनल होता है और गोनाड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं इनमें डक्ट नहीं होता, सिवाय एक ऐसा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसको पैंक्रिया कहते हैं, उसमें डक्ट भी होता है और विदाउट डक्ट भी होता है। तो डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस आता है और बिना डक्ट से वो आता है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसके द्वारा जो है इंसुलिन आता है, जो कि ग्लूकोज को सेल में ले जाता है और जरूरत पड़ने पर ग्लूकागोन जो होता है वो जो है ग्लूकागोन वो फ्रुक्टोज को या ग्लूकोज को फिर से ब्लड में लाता है और वहाँ ऑक्सीजन से मिलकर उसको ब्रेक करता है, ब्रेक कर एनर्जी बनती है। तो ये जो क्रिया है, तो ये पेरोटिड ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट होता है और इसका जो डक्ट है वो अपर साइड जो होता है मोलर टूथ, उसके पास जो है ये ओपन होता है, ठीक है ना। और पेरोटिड जो होता है वो 20% जो है वो बनाता है, लार का सिक्रेशन करता है। और सब मैंडिबुलर जो होता है, जो मैंडिबुल के नीचे होता है, वो जो है 75%, और सब लिंगुअल जो होता है वो 5% लार का स्राव करता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ है, इसका मतलब सलाइवा नहीं बन रहा है। तो ये तीन जो है ग्लैंड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए फिर आपके पास पॉइंट आएंगे, तो फिर पॉइंट का उपयोग कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसके फंक्शन में आपको जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसका जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कौन करता है? कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक, एक कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर बहुत सक्रिय है तो देखिएगा क्या, आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर किसी को यौन हो रहा है, 100 आदमी में भी अगर एक आदमी को हो रहा है और सबने अगर इसका अनुभव कर लिया तो सबको यौन होने लगता है, ऐसे करने लगता है। या फिर देखिएगा ड्राइवर के बगल में जो है वैसे आदमी को नहीं बैठाया जाता है बस उसमें, जो सो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर को इस बात का डर रहता है कि अगर उसको देखेंगे तो हमको भी नींद आने लगेगी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। बहुत आदमी को आप देखिएगा हर बात में रोने लगेगा, हर बात में उसकी आंखें भर जाती हैं। यूं कहिए रो ही देता है, उसको रोना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इंट्रूसिव रोना नहीं होता है। वो एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, उस तरह की बातों से ऑक्सीजन कम होता है, और दूसरा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर जाता है, तो भी रोना हो जाता है। तो लोग कहते हैं बड़ा भावुक हो गए। भावुक नहीं हो गए, बल्कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर गया। तो ये भी आपको जानने की जरूरत है, थोड़ी सी जानकारी। और ये जो लार का जो सलाइवा का जो फ्लो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? वैसोडिलेशंस, यानी वो जो उसको फ्लो करने का जो रास्ता है उसको जो है वो ये करता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है वैसोडिलेशन को, और जिससे लार में जलीय तत्व का स्राव बढ़ जाता है। लार जो है थोड़ा गाढ़ा होता है,
लेकिन उसमें जल तत्व यानी फ्लूइड ज़्यादा आ जाए तो वो भासोडिलेशन एक क्रिया है जिसके द्वारा जलीय तत्व जो है उसका बढ़ जाता है और उसमें एंजाइम एवं अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो है उसमें मैंने, हालांकि उसकी मात्रा जो है उतनी नहीं होती है, लार जो है वो ज़्यादा होता है और उसमें जो है वो भासोडिलेशन की वजह से जो है लार में जलीय तत्व का स्राव बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम उन सारे ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे जो कि जरूरी है। उसके बाद जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो उसको कहते हैं भासो कंस्ट्रक्शंस। भासोडिलेशन जो है वो आपका हो गया जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के द्वारा होता है और भासोडिलेशन जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो भासो कंस्ट्रक्शन के द्वारा करता है, जिससे लार की मात्रा घटती है पर उसमें एंजाइम और ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मुंह में जब भोजन रहता है तो एक एक्शन होता है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे ही भोजन मुंह में पहुंचता है एक एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन और उसके द्वारा जो है लार निकलती है। तो आपको हम पता है कभी कभी क्या होता है कि हम जब सड़क पार करते हैं अचानक हमारा सिर जो है बाएं दाएं घूम जाता है या अचानक हमारा बॉडी भी घूम जाता है और हम कभी कभी किसी सीरियस एक्सीडेंट से बच जाते हैं। कभी बगल से कोई गाड़ी गुजरती रहती है कि हमको पता नहीं, हम ड्राइविंग सीट पर भी नहीं है, मिरर में भी नहीं है, फिर अचानक ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने आप को थोड़ा ऐसे चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है और उसकी वजह से हमारा जो है एक मेजर एक्सीडेंट टल जाता है। तो आप देखिएगा कि भोजन जैसे मुंह में पहुंचेगा एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा और वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा कि पेरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और जिसके कारण एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा और लार जो है वो बहने लगेगी। ठीक है ना? तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उससे लार निकलने लगेगा। तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या है, तो आपको अगर आप भोजन देखिएगा तब भी लार आने लगेगा, उसका स्मेल आएगा तब भी आपको लार आने लगेगा और अगर कोई पर्टिकुलर आइटम जो आपको अच्छा लगता है अगर वो दिमाग में आ जाए तो मुंह में लार आने लगेगी। खासकर देखते हैं इमली की चटनी, इमली का पानी, कुछ इस तरीके के खट्टे चीजों के बारे में कुछ ख्याल आ जाता है। तो ये सब बातें जो हैं आपको जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जो लार जो निकलता है इस लार में तो दो क्रिया आपको हम बताए ना, एक भासोडिलेशन है और एक भासो कंस्ट्रक्शन है। तो एक होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो लार का जो काम है वो एक केमिकल डाइजेशन का इसका फंक्शन है। दूसरा क्या करता है, ये भोजन को ह्यूमिड कर देता है, चिकना बना देता है, जिससे आगे निकलने में सुविधा हो जाती है और की सफाई भी करता है और उसको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। मुंह को साफ, मुलायम, उसको लोचदार भी बनाता है और साथ ही साथ कड़े भोजन के द्वारा मुंह का जो ये होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्षति ना पहुंचे इसके लिए जो है वो उसको
उसको थोड़ा मुलायम कर देता है। तो मुलायम बना करके मुंह को की रक्षा करता है, चबाने में रक्षा करता है। माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे जीवाणु, वो उससे जो है वो मुंह में माइक्रोब्स के आक्रमण से जो है उसकी सुरक्षा करता है। और उसके बाद आपको जब पूरी तरीके से वो लार से मिल जाता है तो आपको टेस्ट भी पूरा मिलता है। कभी कभी क्या होता है, शुरू में खाते खाते कुछ लोग पूछते कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट है, तो आदमी जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं बढ़िया है, बाद में पता चलता है तो बड़ा गड़बड़ चीज खा रहा है। तो वो लार जब तक पूरा नहीं मिल जाए तब तक जो है आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। तो अगर ये इस तरह का कोई कॉम्प्लेन आता है तो आपको समझना चाहिए ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सिलेबरी ग्लैंड सलाइवा से रिलेटेड है। उनके हाइजीन सब पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये आपका जो सिलेबरी ग्लैंड का हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक दूसरी बनावट जो आती है वो आती है जैसे आपकी माउथ। तो माउथ के बारे में तो चर्चा नॉर्मली जो है हमने आपको बता ही दिया। ये माउथ के अंदर में है जो दांत है, तो अगर दांत को हम गौर से देखें उसके अरेंजमेंट को, तो उससे बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है ना उसकी स्थिति की जानकारी ये माउथ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज। अब माउथ इज कनेक्टेड टू अर्थ, माउथ इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो एज ए होल माउथ का सारा पार्ट जो है वो उससे, अगर मुंह में छाला पड़ जाता है तो आदमी कहता है पेट गर्म है, ऐसे कॉमन आदमी बोलता है जिसको एक्यूप्रेशर जानने की जरूरत नहीं, पेट गर्म हो गया है इसीलिए आपके मुंह में छाला पड़ गया है। तो उस समय जो है तो पेट गर्म है, यानी स्टोमक में जब हीट आ जाएगा तो जीभ के एरिया में, स्टोमक का एरिया जहाँ पर है वहाँ पर, यानी बीच में जो एरिया पड़ता है वहाँ पर आपको छाला है। लीवर में हीट आ जाएगा तो किनारे आ जाएगा, गॉल ब्लैडर में भी आ जाएगा तो किनारे आ जाएगा, हार्ट हीट बढ़ जाएगा तो टिप्स में लाल हो जाएगा, वहाँ छाला पड़ सकता है। लंग्स में अगर वो हीट आ जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा आ जाएगा। और अंदर की तरफ किडनी है, लेडीज के केस में यूट्रस है, ये सब गोनाड्स स्ट्रक्चर में अगर कोई हीट बढ़ गया तो वहाँ छाला आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है तो ये जो है हीट की वजह से जो है ये सब सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती। तो माउथ का स्ट्रक्चर है तो दांत से आपको हो गया। अब मान लीजिए अगर मुंह में हीट बढ़ जाएगा तो जानते क्या होगा, मुंह में दुर्गंध आने लगी, मसूड़ा जो है सूज जाएगा, जो उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। और उसके बाद एक अजीब सा सिपसिवाहट और दर्द होने लगेगा, दांत में दर्द महसूस होगा। एक्चुअली दांत में नहीं होता है, गम्स में होता है। और हीट अगर आ जाएगा तो आपका जो है जीभ जो है, टंग जो है वो ड्राई हो जाएगा, मुंह में भी ड्राइनेस आ जाएगा। उसके ड्राइनेस के कारण जो है आपका गले में भी ड्राइनेस आ जाएगा। तो ये ड्राइनेस का काम जो है आपका, तो माउथ का जो है फंक्शन वो इस तरीके से जो है आपको समझने की जरूरत है। अब जैसे माउथ में तो एक तरीके से माउथ इज कनेक्टेड टू ह्यूमिडिटी, मतलब अर्थ, लेकिन टंग इज कनेक्टेड टू हार्ट। टंग एज ए होल इज कनेक्टेड टू हार्ट। अगर मान लीजिए उस पर बैगनी कलर आ जाए तो साइनसिस का कारण हो सकता है, यानी ब्लड का स्टेटस है कहीं ना कहीं आपके हार्ट में, उससे आपका जो है जीभ पर असर दिखाई पड़ सकता है।
तो ये सब सारी चीजें थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है कि स्प्लीन जो है स्प्लीन का एक क्वालिटी है, क्योंकि ये आपको अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ में स्प्लीन भी होता है और स्टोमक होता है, दो होता है। स्प्लीन जो होता है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, हालांकि स्टोमक भी, अभी हम लोग स्टोमक पे चलेंगे, स्टोमक भी में ह्यूमिडिटी होती है, कोल्डनेस हल्का होता है, ठंडा होता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कोल्ड जो है ह्यूमिडिटी जो है वो स्प्लीन में होती है, और इसमें होती है लेकिन कम होती है। तो आपको जो है स्प्लीन क्या करता है, माउथ के डोर को ओपन करता है। तो आपको अगर स्प्लीन में कोई ट्रबल होगा तो आपका माउथ जो है उसको ओपन करने में दिक्कत होगी। एक तो ये डोर है, एक इंटरनल डोर है, एक एक्सटर्नल डोर है। देयर इज टू ओपनिंग्स ऑफ माउथ। एक तो लिप, दो लिप के खुलने से एक डोर बनता है, एक अंदर जो है इंटरनल डोर है। तो स्प्लीन जो होता है वो ओपन करता है इन द डोर ऑफ, मतलब स्प्लीन ओपन होता है इन द डोर ऑफ माउथ। अगर स्प्लीन में गड़बड़ी होगी तो डोर भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर मान लीजिए माउथ जो है अगर ड्राई है तो आपको ज्यादा प्यास लगेगा, एंड इट इज ड्यू टू हीट इन स्प्लीन एंड स्टोमक। अब माउथ में हीट आ गया तो ये माउथ में हीट आने का कोई कारण नहीं होगा। माउथ इज कनेक्टेड टू ह्यूमिडिटी, माउथ इज कनेक्टेड टू consciousness, mouth is connected to transformation, mouth is connected to spleen and stomach। तो इसलिए ये माउथ का फंक्शन जो है, अगर ड्राई हो गया तो आपको ड्राई होने का कारण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हीट। अगर आपको स्टोमक में हीट हो गया तब क्या होगा, पेट फूल जाएगा, फ्लैटुलेंस हो जाएगा, आपको छाती में भारीपन लगने लगेगा, गले में ड्राइनेस हो जाएगा, ठीक है ना, और गम्स में जो है वो दर्द होने लगेगा, गम्स में सूजन आ जाएगा, मुंह में दुर्गंध आने लगेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो सब चीजें होंगी, लेकिन होगा स्टोमक में और प्रभावित हो जाएगा आपका क्या, माउथ, स्प्लीन ओपन्स इन माउथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, और आपको प्यास लगेगी। बहुत बार केस ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए माउथ जो है क्लेंस्ड होता है एंड आप ओपन नहीं हो सकता है, और तो क्या होता है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी। माउथ को ओपन होना के लिए एनर्जी प्रॉपर चाहिए, और अगर एनर्जी उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी इसका मतलब है एनर्जी डिफिशियंट है, और इसके कारण जो है माउथ ओपन नहीं हो पाएगा। तो माउथ ओपन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर जो है वो आपको इंटेक लेने में दिक्कत होगी। कभी कभी जो है माउथ जो है वो स्लाइटली ओपन होता है, ये डिफिशियंसी पैटर्न होता है। और इफ वन ब्रीथ्स थ्रू माउथ, अगर कोई माउथ से श्वास ले रहा है तो ये डिफिशियंसी ऑफ लंग्स की होता है। और अगर कोई जो है माउथ के चारों तरफ जो है ग्रीन कलर आता है
तो ये लीवर के अंदर बहने वाली ब्लड का स्टेटस बताता है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर रेड होगा तो हार्ट होगा, येलो होगा तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी, वाइट होगा तो लंग्स हो जाएगा, ग्रीन होगा तो विंड हो जाएगा यानी लीवर हो जाएगा, और ब्लैक हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा किडनी यानी वाटर हो जाएगा, कोल्डनेस हो जाएगा। तो आर्ट पिट में जो है उसका देखा जाता है कलर, और ग्रीन देखा जाता है। ग्रीन को देखने के लिए नेल देखते हैं, इसलिए किडनी और लीवर एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि नेल इज कनेक्टेड टू किडनी एंड नेल का कलर देखने के लिए कलर देखते हैं कि उसका ग्रीनिश है तो उसके लिए इट इज कनेक्टेड टू लीवर। तो ये इस तरीके से लीवर एंड किडनी बोथ आर कनेक्टेड। तो ये जो है ये सब तरह से जो है हम ग्रीन कलर जो है अगर मान लीजिए माउथ के चारों तरफ आता है तो इसका मतलब है लीवर में ब्लड स्टेटस आता है। अगर मुंह पूरा नहीं खुला तो ये डिफिशिएंट पैटर्न है, डिफिशिएंसी है। और जो है अगर एक साइड में टेढ़ा हो जाता है, घूम जाता है, माउथ इज डिविएटेड टुवर्ड्स हेल्दी साइड, तो दिस इज कॉल्ड फेशियल पैरालिसिस। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो माउथ से रिलेटेड आपको एक लॉ है जो थोड़ा सा हमने आपको उधर आपका ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद हम लोग स्टोमक की तरफ बढ़ते हैं। स्टोमक जानना इसलिए ज़रूरी है कि स्टोमक एक मेजर पार्ट है। Yesterday we have completed about the esophagus। esophagus के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी बीमारियों के बारे में पढ़े हैं। मोस्टली जो है ये दो पार्ट होता है, एक अपर ओसोफेगस, एक लोअर ओसोफेगस, ठीक है ना। तो होता है ओसोफेगस का ही पार्ट, दोज विच आर कनेक्टेड टू द near to the mouth is upper and which is connected to the stomach, cardiac region, तो ये हो जाएगा लोअर। तो अपर वाला जो ऊपर जो कनेक्ट रहता है वो जो है फेरिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में तो आप तो जानते हैं, नाक से शुरू होता है, नेयर्स कहते हैं, नेजल चैम्बर कहते हैं। फेरिक्स 3 होता है, ओरोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लैरिंजियल फेरिक्स। और उसके बाद लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड होता है, तब ट्रेकिया, ट्रेकियोल, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, प्लूरा, जो कवरेज होता है उसके अंदर में तब आ जाता है वो एल्वेलोई। और इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट लंग्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है लोअर और ओसोफेगस जो है लोअर और अपर दो भाग में विभक्त रहता है। उसके बाद हम लोग वो सर्टेन लॉ पढ़ते हैं स्टोमक का, सर्टेन लॉ पढ़ेंगे स्टोमक का। स्टोमक का लॉ में क्या आता है? स्टोमक तो आप ऐसे जान ही रहे हैं, इट इज वन एंड इज कनेक्टेड टू ओसोफेगस एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू duodenum, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। द अपर पार्ट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंडस, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, and the last part, certain tube-like structure, is called antrum, and this antrum ends in pylorus। वहाँ पर एक पाइलोरिक वेल्व होता है
पाइलोरिक कैनाल होता है, उसमें पाइलोरिक हेल्प होता है जो फूड को, जब फूड काइम में CHYAME काइम में बदल जाता है तब ये उस रास्ते से डिओडेनम में आता है। और डिओडेनम में पैंक्रिया का पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, जिससे जो है पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक डक्ट होकर पैंक्रियाटिक जूस आता है, और पैंक्रियाटिक जूस जो है काइम पर एक्ट करता है। लेकिन काइम पर एक्ट होने के पहले उधर गॉल ब्लैडर से जो है एक कॉमन बाइल डक्ट होता है, उससे बाइल आ जाता है, और बाइल जो है एसिडिक मीडियम से इसको क्षारीय माध्यम में ले आता है, अल्कलाइन मीडियम में ले आता है। अल्कलाइन मीडियम में आने पर बाइल जो है इसको अल्कलाइन मीडियम में ला देता है, और अल्कलाइन मीडियम में पैंक्रियाटिक जूस का रिएक्ट मतलब उसके साथ वो एक्ट करता है। बाइल एक काम और करता है, भोजन के बड़े टुकड़े को, फैट के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है, जिसको फैट एमल्सिफिकेशन कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में। इसलिए जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है ड्यू टू गॉल स्टोन, उसको ये प्रॉब्लम होता है कि फैट के टुकड़े छोटे नहीं होते हैं, डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं, और जिसके कारण उसको जो है अगर वो फैट का कोई मटेरियल खा लेता है, फैटी चीज खा लेता है, तो उसको डायरिया हो जाता है, उसको फैटी डायरिया कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है होती हैं, तो ये फैट के छोटे छोटे टुकड़े में परिणत होती है। महिलाएं आती हैं उनके लिए इसको बहुत करना पड़ता है। एक बार देखा होगा ये तो ये जो है आपको मैंने थोड़ा सा बताया ये स्टमक के बारे में। ऊपर का पोर्शन में जो है वो HCl आ जाता है। जो साइंस थोड़ा सा पढ़े हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो इसको ऊपर में ही फंडस लेवल में ही वो उसके साथ मिक्स कर जाता है, और मिक्स कर करके जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो भोजन को कुछ देर टाइम लगता है, उसमें वो सड़े नहीं, तो उसको जो है उससे बचाता है, एसिड उसको बचाता है, और उसके बाद वहां पर वो उसकी मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग करता है, और मिक्स करने के बाद वो जब काइम में बदल जाता है तब वो आगे की ओर बढ़ता है। फिर इसमें एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत प्रारंभिक स्तर के कुछ डाइजेशन होते हैं। आपको याद होगा जब ऑर्गन क्लॉक आप लोग पढ़े होंगे तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 सुबह में, और फिर उसी तरीके से शाम में। सुबह वाले में मैक्सिमम एनर्जी होती है, शाम वाले में जो है मिनिमम एनर्जी होती है। तो आप मैक्सिमम समय का उपयोग करते हैं, सुबह में 3 से 5 आप उठ जाते हैं, और उसके बाद जो है उसी समय जो है लोग जो है वो प्राणायाम ये सब श्वास की क्रिया इत्यादि करते हैं, और क्योंकि उस वक्त एनर्जी जो है लंग्स में जाती है, और उसके बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है 5 से 7 में। इसलिए जो है बाउल मूवमेंट होता है, और बाउल मूवमेंट के बाद जो है तब हम लोग हल्का नाश्ता करते हैं, तो वो 7 से 9 हो जाता है, और फिर 9 से 11 स्प्रिंट के टाइम में हम लोग खाना खा लेते हैं। ये सब तो रूटीन ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है रात में लोग काम करते हैं प्राइवेट फर्म्स में, ये सब तो रूटीन पता ही नहीं चलता है। सोने के टाइम में जब रात में टाइम होता है सोने के लिए, जो नेचुरल अंधेरा होता है, मेलाटोनिन निकलता है नींद का, तो उस समय तो कंप्यूटर पर देखते रहते हैं मेलाटोनिन कहाँ से निकलेगा, और दिन में आकर के माताजी और सारे लोग लग के कमरा बंद कर देते हैं, अंधेरा करते हैं, फिर भी इन्वायरमेंट में उजाला तो होता है, तो उसका जो एक असर है वो हमें होता है। सो तो जरूर जाते हैं, एक अजीब सा फटीग, मेंटल वीकनेस होता है, सो जाते हैं, लेकिन मेलाटोनिन निकलता नहीं है।
इसलिए वो जो रेस्ट हमारे ऑर्गन को मिलता है वो मिलता नहीं है। वो रात की तरह ही हमारे वो ऑर्गन जगा रहता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चलते जो है हमारे बॉडी में कई तरह के डिसफंक्शन होते हैं जो बाद में चल कर करके कोई ना कोई फॉर्म में आपको दिखाई देता है। या तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ये सब सारी चीजें होती है, इस पर कितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तब उसके बाद ये जो है टाइम जो है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए ऑर्गन क्लॉक की तरह। तो अब स्टोमक की डिफिशियंसी होती है, तो जो स्टोमक का जो डिफिशियंसी होगा तो हमको सुबह उठने में थकान लगने लगी, टायर्डनेस इन द मॉर्निंग। It is due to stomach की deficiency। अच्छा, भोजन में अगर आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, टेस्ट इज कनेक्टेड टू द प्रॉपर एनर्जी ऑफ द स्टोमक। डिफिशियंसी है वो भी, वहाँ भी डिफिशियंसी आ जाएगी आपको। और अगर आप आवश्यकता से कम भोजन करते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं, तो ये भी इट इज ऑल्सो ए डिफिशियंसी, स्टोमक डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर पुरानी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी में आप हैं, तब भी स्टोमक डिफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टोमक डिफिशिएंट हो जाएगा तो पुरानी बीमारी से उठिएगा तो भोजन कम कीजिएगा। आपको कोई भोजन में लोग कहते हैं बुखार ऐसा हो गया, कोई चीज में टेस्ट नहीं मिल रहा है, क्या टेस्ट मिलेगा? स्टोमक डिफिशिएंट हो गया तो टेस्ट क्या मिलेगा? थकान आपको लगा रहेगा। तो एक ही चीज है कि क्रॉनिक बीमारी में स्टोमक का की जो है, स्टोमक की जो एनर्जी है वो डिफिशिएंट हो जाती है। हो जाने पर ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। अगर भोजन में जो है जो आवश्यक तत्व होते हैं अगर वो नहीं हो तो फिर स्टोमक की जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगी। अगर मान लीजिए रोगी के मुंह से बदबू आने लगे, दुर्गंध जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो स्टोमक में जो है हीट बढ़ गई। और स्टोमक में हीट बढ़ने का मतलब है कि जो आपने खाना खाया वो भोजन जो है आगे बढ़ा नहीं। या तो स्टोमक में ड्राइनेस है, यानी हीट आ गया, आपको हम अभी बताए, और हीट ने ड्राइनेस क्रिएट कर दिया, और ड्राइनेस ने जो है वो फ्रिक्शन पैदा कर दिया, यानी भोजन का जो चिकनापन है वो खत्म हो गया और भोजन का आगे का मूवमेंट रुक गया। और भोजन अगर एक ही जगह रुक जाएगा तब तो नेचुरल है दुर्गंध आने लगेगी। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी इस तरीके की चीजों का सेवन करता है, एडिक्शन कहने का मतलब है जैसे तंबाकू खाना, तो जैसे कोई चीज वो एडिक्शन का चीज अगर है तो आपको स्टोमक में गर्मी बढ़ जाएगी। आप देखिएगा कि तंबाकू खाने वाले या जो भी उस तरह के सेवन करने वाले लोगों का स्टोमक में जो है हीट बढ़ जाती है। और हीट बढ़ने से क्या हो जाता है, जो ब्लड जो होता है वो वार्म कर जाता है, उसमें हीट आ जाती है, हीट इन ब्लड। हीट बढ़ने से ब्लड में भी हीट आ जाती है, और उसके हीट आने से क्या होता है, वो ब्लड के साथ वो हीट मूव करती है, और उसके बाद उसका असर जो है, स्टोमक में हीट बढ़ा है तो आपको स्टेरिक्स को जो है वो सूजन भी हो जाएगा मसूड़े में, और उसके बाद दर्द भी होने लगेगा। और इसमें जो है रक्त से
दांत से रक्त भी निकलने लगेगा और इसको जैसे आप पायरिया कह सकते हैं, रक्त का स्राव होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। आमाशय में क्या होगा, स्टोमक में इस हीट के कारण जो है ब्लड जो मूव कर रहा है ना, वो ब्लड में रुकावट आने लगी। स्टोमक में ब्लड जो है स्टेटिस होने लगेगा। तब क्या होने लगेगा कि हीट जब रुकेगी, ब्लड रुकेगा, तो आमाशय में अल्सर होगा, यानी सूजन हो जाएगा, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको स्टोमक में दिखाई पड़ेंगी। तो दो चीजें हो गई, स्टोमक में डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है और स्टोमक में हीट आने से जो है वो क्या क्या हो सकता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्टोमक का की जो है कॉन्ट्रावेक्ट कर जाए, कॉन्ट्रावेक्ट कल हमने बताया था कि अगर उसका मार्ग जो है जिधर है उधर ना होकर उसका पलटी खा जाए, उल्टा हो जाए, तो उसको कहते हैं मार्ग का उल्लंघन करना, मार्गो उल्लंघन, अंग्रेजी में उसको कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। तो अगर तो स्टोमक में जो है कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो वही हमने कल भी बताया था, बेल्चिंग होना, डकार आना, नौजिया होना, हूड आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, हिकअप होना, ये सब सारी चीजें जो है हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि स्टोमक में बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए, बहुत ज्यादा ठंडक आ जाए, तो क्या हो जाएगा, स्टोमक का की जो है नीचे की ओर नहीं जा पाएगा और फिर स्टोमक की ऊर्जा जो है मार्गो उल्लंघन कर देगी, नीचे के बजाय ऊपर जाने लगेगी। और फिर जब ऊपर जाने लगेगी तब जो है बॉडी फ्लूइड भी जिसको नीचे जाना चाहिए वो ऊपर जाने लगेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ड्राइनेस आ जाएगा नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर स्टूल जो है ड्राई हो जाएगा या कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। लेकिन इतना अच्छा सिस्टम है, अगर इसको खाली समझने की विधि है आप तुरंत जान जाइएगा। अति गर्मी है तब उसको आप सिडेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, अति ठंड है तब उसको कम कर दीजिए। और मन में जो है अजीब सा स्थिरता नहीं है, तभी जो इस सब तरह के सिचुएशन आ सकते हैं। स्टोमक का की जो होता है ना, वो अपनी तरफ से नॉर्मल मार्ग में नहीं बहेगा और मार्ग को उल्लंघन कर देगा, बॉडी फ्लूइड भी अपने मार्ग में नहीं बहेगा और उल्टा चलने लगेगा, तो वो सारी बीमारियां जो हैं आपको उछली उछली सब आने लगेगी। तो मार्गो उल्लंघन का जो है वो बहुत सारा चीज सबों में होता है और सबों का अपना अपना अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो नीचे की ओर बहने लगेगी तो वैसे ही डकाने बंद हो जाएंगी, बमन हिचकी, सारी तकलीफें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। अगर बॉडी ने ठीक कर लिया, अगर ठंड ज्यादा है तो कम हो गया, अपने आप देखिएगा चीज हो जाएगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर वो कम हो गई तो अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो स्टोमक में जो है फूड रिटेन कर गया, जो अभी आपको डिस्कस किया, फूड रिटेन कर गया तो उसमें हीट पैदा हो जाएगा, दुर्गंध पैदा होगा तो हीट पैदा हो जाएगा, और इस तरीके से जो है आपको जो है नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब सारी चीजें जो है वो होने लगी। तो इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एक वर्ड जो है वो अपने आप में बड़ा ही बहुत सारी चीजों को बताता है। तो मान लीजिए अगर भोजन जो है रुक गया स्टोमक में, तो क्या होगा, नीचे की ओर नहीं गया तो आपको मुंह में खट्टा पानी आने लगेगा, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो वो आने का कारण क्या होगा, वो आने का कारण हो गया भोजन सड़ रहा है, यानी भोजन जिस टाइम से आगे बढ़ जाना चाहिए
वो भोजन नहीं आगे बढ़ सका, और जिसकी वजह से जो है खट्टा डकार आ गया, तो लोग कहेंगे अरे मुंह में तो खट्टा पानी आ गया, दांत मेरा पूरा जो है एकदम खराब हो, पोट हो, लोग भाषा में कहते हैं। तो इस तरीके से स्टमक में एक्सेस इंटरनल कोल्ड हो जाए या स्टमक में एक्सेस इंटरनल हीट हो जाए, तो इसका प्रभाव जो है वो हमारे स्टमक के फंक्शन पर पड़ता है। तो अब जैसे मान लीजिए, अगर आप थोड़ा सोचिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा जो है मिक्सचर खाना चालू किया, हमारे सामने मतलब जो है चनाचूर गरम जिसको कहते हैं, मठरी खा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, पाव रोटी खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और लोगों को बड़ा प्रेम से कहते भी है मैं तो ठीक ठाक खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पेट के लिए सही नहीं है, खासकर स्टमक के लिए, क्योंकि ये सारे जो होते हैं स्टमक के ह्यूमिडिटी को, उसके नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आमाशय सूखा हो जाता है। और आमाशय अगर सूख गया तो फिर देखिए ड्राइनेस हो गया, तो भोजन रुक जाएगा, भोजन रुक जाएगा तो वो मिचली उचली आना, सारा चीज जो है वॉमिटिंग मिल्चिंग ये सब सारा चीज होने लगेगा। तो उतना ही खाइए जितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो मिक्सर के रूप में, मिक्सर अच्छा ही लगता है, हल्दीराम का है, दीवानों का है, गीता जी का है, नहीं और भी लोकल मिक्सचर्स मिलते हैं, भुजिया मिलते हैं। मठरी तो उधर बिहार में बहुत कम प्रचलित है, लेकिन अन्य स्टेट में तो मठरी भी है। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लोग, इसको स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है। और लेकिन ड्राई फ्रूट्स वहीं पर स्प्लीन के लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि स्प्लीन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो उसका जो फंक्शन है एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग फंक्शन वो ठीक हो जाता है, लेकिन स्टमक के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो ये सब कारण है। अगर मान लीजिए कि अगर स्टमक में, पेट में नाभि के ऊपर दर्द होता है, तो दर्द के मुख्यतः दो कारण होते हैं, या तो फूड रिटेन हो रहा है स्टमक में, या स्टमक में हीट हो जा रहा है। अगर लोग आपके पास स्टमक की पेन का कंप्लेन करें तो समझना चाहिए कि रिटेंशन ऑफ फूड हो रहा है, या जो है स्टमक। अगर मान लीजिए पेन जो है डल है, बहुत सीवियर नहीं है, तो डिफिशिएंसी है, और बहुत तेज है तब डिफिशिएंसी नहीं है, एक्सेस। तो ये भी आपको जानना है। अगर मान लीजिए कुछ खाने से पेट का दर्द खत्म हो जाए तो समझना चाहिए डिफिशिएंसी है पीट का, और अगर बहुत खाने से एग्रावेट हो जाए तो वो एक्सेस कंडीशन है। और अगर हमेशा आपको लग रहा है कि भूख लगी हुई है, कुछ खाते रहने का मन करता है, तो इसका मतलब है कि आपके स्टमक में हीट, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सर्टेन थिंग्स, सर्टेन लॉज हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। तो नाउ 10:31, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। तब तक इसको आप लोग जो है थोड़ा छोटा छोटा भी लिख भी सकते हैं। हाउएवर इट इज ऑडियो, तो थोड़ा थोड़ा लिखने से क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा रिकलेक्ट करने में अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो है वो हम लोग एटलीस्ट 10-12 लॉ पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद जब आप बैठ कर रिकलेक्ट कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि आपने कितनी गंभीरता से और कितनी अच्छी चीज़ों को जो है
आपने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, तो इसलिए कीप पेशेंस और धीरे धीरे जो है हम लोग बढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, टुमारो वी विल थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुड नाइट सर। रुकिए ना सर, को जाने पहले निकल जा रहा है, पहले तो निकले तब ना। थैंक यू सर। निकलने का भी प्रॉब्लम हो गया। फिर गड़बड़ा गया, निकलने का रास्ता नहीं मिला। जी सर। चंदन, जी सर। क्या उपाय है निकलने का? सर रेड बटन क्लिक कर दीजिए सर। रेड बटन दिखाई पड़ेगा तब ना। तो सर उसी पे फिर से क्लिक कीजिएगा सर, बीच में क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। आप अंगुली लगाया हुआ आ जाएगा सर। कहाँ से आ जाए? बीच में क्लिक कीजिए ना सर। नीचे में क्लिक करना सर। हाँ सर। अच्छा, मैं इंतजाम करता हूँ। इसको लाल बटन लाओ निकलने के लिए। कट करना है। हाँ, लगता है आगे बढ़ेगा या पीछे चलेगा। और